Hello everyone, welcome to द्रोणाचार्य IAS and let us start with today's newspaper analysis. सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक IONS के साथ Indian Ocean Naval Symposium. This initiative was launched by New Delhi, that is India, in 2008. एंड इसकी चेयरमैनशिप शुरुआत में इंडिया के पास ही रही थी एंड नाउ आफ्टर सो मेनी ऑफ इयर्स दोबारा से जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होके इंडिया के पास आ चुकी है, इसीलिए ये न्यूज में है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईओएनएस है क्या, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। प्रपोज किसने किया था? इंडियन नेवी ने किया था। अभी फिलहाल चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। किससे ली थी? थाईलैंड नेवी से हमने ये लिया है चेयरमैनशिप का अभी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये एक वॉलंटरी मैरीटाइम इनिशिएटिव है। ये किस किस चीजों पे काम करता है? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिजास्टर रिलीफ जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट करने में इंटरऑपरेबिलिटी या आप ये कह सकते हैं कोलैबोरेशन, कॉपरेशन यहाँ पर प्रोवाइड होता है इस इनिशिएटिव के तहत। साथ में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है एंड इंटरऑपरेबिलिटी है, इसमें भी मदद करते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पर इशू है, उसके कोई ऑपरेशन अगर कैरी आउट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, राइट। यहाँ पर यही आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में यहाँ पर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहली बात तो ये फंक्शन करता है 3 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से। सबसे पहले तो जो चेयरमैनशिप है वो सारी नेवीज में रोटेट होती है। सेकेंड थिंग इज जो चीफ हैं नेवीज के वो बाई एनुअली मिलते हैं, दैट इज मीटिंग एवरी 2 years। साथ में वर्किंग ग्रुप्स हैं फॉर फंक्शनल कॉपरेशन, जो भी अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, HADR दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स है एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उस पर ये मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, राइट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज कई बार पूछ ली जाती है दैट इज अबाउट द मेंबरशिप। देखो अगर यहाँ पर 36 लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक है, 36, तो वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स हियर, बट वी मस्ट रिमेंबर द ग्रुपिंग्स। स्पेसिफिकली यहाँ पर ये याद करना जरूरी हो जाता है ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रुपिंग है वो साउथ एशियन लिटोरल्स लिटोरल्स जो यहाँ पर इंडियन ओशन में जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। देन वेस्ट एशियन लिटोरल्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, साथ में साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन है। ऑब्जर्वर्स में हमें यहाँ पर देखना है कि जो कंट्रीज डायरेक्टली इंडियन ओशन में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं वो ऑब्जर्वर स्टेटस लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि चाइना है, जर्मनी है, इटली है, जापान, मेडागास्कर ऑल्दो इज इन दी यू कैन से इंडियन ओशन ओनली, लेकिन ये ऑब्जर्वर स्टेटस इनके पास है। एंड द नेदरलैंड्स, रशिया एंड स्पेन। अभी रिसेंटली क्या नई डेवलपमेंट इसमें हुई है, फिलीपींस ने भी इसको एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया है। ओमान ने सिर्फ HADR वर्किंग ग्रुप को ज्वाइन किया है। जो भी हमने 3 फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे उसमें HADR वर्किंग ग्रुप भी था, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। में बार बार बोल रही हूँ, ये वर्ड आप कहीं पर भी किसी भी चीज में जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है या कोई भी ऑपरेशन है वहां पर ये यूज कर सकते हो, राइट। तो HADR वर्किंग ग्रुप भी है। अपग्रेडेड आयोन्स वेबसाइट, तो यहाँ पर आयोन्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। सिग्निफिकेंस इंडिया में यही है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर इनिशिएटिव इंडियन ओशन में लेना है, कोई ऑपरेशन कैरी आउट करना है, तो एक वंडरफुल कोलैबोरेशन कॉपरेशन का इनिशिएटिव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द मेन आर्टिकल हियर इज यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स ट्रम्प टैरिफ्स। देखो एक साल से हल्ला मचाया हुआ था, पिछले अप्रैल में शुरू हुई थी ये बातें कि जो टैरिफ है ट्रम्प की तरफ से या यूएसए की तरफ से वो बढ़ने वाले हैं। कभी बात चल रही है 125% कर देंगे, कभी कर देंगे 150% कर देंगे। हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया के साथ जो डील साइन होने वाली है, अभी उसके ऊपर जो बातचीत चली है, शुरुआत उसकी देखने को मिली है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 18% तक यहाँ पर ये टैरिफ लगाएंगे। उसके ऊपर अभी उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी है इन रिटर्न कि उन्होंने ये बोला है कि इंडिया हैज सेड कि वो धीरे धीरे रशिया से जो ऑयल है उसका इंपोर्ट कम कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे, इनफैक्ट इनकी तरफ से क्लेम आया है, राइट। तो ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पर, जिस धमकी से डरा रहे थे पूरी दुनिया को, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ही रोक लगा दी है। वहां पर ये बोला गया है कि जो ये पावर है नए टैक्सेस की या टैरिफ्स को बढ़ाने की, ये पावर यूएस प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये पावर कांग्रेस के पास है, ठीक है। उधर की जो पार्लियामेंट, अगर हम अपने पार्लियामेंट को उधर से कंपैरिजन अगर करें तो उनके पार्लियामेंट को हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पावर है इंक्रीज करने की, ये कांग्रेस के पास है एंड प्रेसिडेंट खुद से अकेले से ये चीज नहीं कर सकते हैं, यही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन फिर ऑब्वियसली ट्रम्प तो ट्रम्प है, यहाँ पर उन्होंने क्या स्टेप लिया है, उन्होंने बोला है दैट ही वुड इम्पोज अ 10% ग्लोबल टैरिफ ऑन फॉर 150 days अंडर द सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। हमारे लिए ये ट्रेड एक्ट पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार
क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं, ऑफन सीन इन न्यूज या रिसेंटली सीन इन न्यूज, द ट्रेड एक्ट ऑफ 19 सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेड एक्ट 1974 की बात कर रहे हैं या सेक्शन 122 की बात कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये यूएसए के टैरिफ से रिलेटेड है, जिसमें प्रेसिडेंट को एक इमरजेंसी प्रोविजन दिया जाता है कि यहाँ पर वो 10% टैरिफ बढ़ा सकते हैं ग्लोबली फॉर 150 डेज, राइट? सिर्फ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और बात आती है कि देयर हैज बीन, यहाँ पर ये जो एस्पेक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ये दिखाती है देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द पावर्स इन द यूएसए, दैट इज जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है यूएसए की तरफ से। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है इंडिया में कैसे देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं आगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो कोर इशू हमने डिस्कस कर लिया है कि यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, इनवैलिडेट कर दिया है, जो भी आप ये पावर, इमरजेंसी पावर यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप टैरिफ नहीं बढ़ा सकते हो, कोई नया टैक्स, इतना आप टैक्स बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर कांग्रेस की जो परमिशन है, या कांग्रेस ही ये चीजें कर सकता है। ठीक ठीक है, बात देखो क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अगर ये मुश्किल रहा है, चाइनीज एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल रहा है, तो सिमिलरली जो यूएसए के जो बिजनेसमैन या मर्चेंट्स हैं, जो इसके ऊपर डिपेंड करते थे, इंडियन इंपोर्ट्स की तरह से अपना बिजनेस रन करते थे, तो उनके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ा है। तो वही पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एंड उन्हीं के फेवर में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऐसा नहीं है ना कि फिर दूसरी दूसरी कंट्रीज के इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके इंपोर्टर्स के ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ा है, राइट? तो कोर्ट हेल्ड दैट ओनली कांग्रेस हैड द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डू टू इम्पोज दीज टैक्सेस एंड टैरिफ्स एक्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है, राइट? तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो इंडिया डज नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट सेपरेशन, उसका वर्ड क्या है, क्वाजी फेडरल है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फंक्शनल सेपरेशन विद चेक्स एंड बैलेंसेस इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली ये जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये कहाँ से ली गई है? ये मोंटेस्क थ्योरी, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर जो थे वहां से, पीएसआईआर में आप बहुत बार पढ़ते होंगे, मोंटेस्क की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, वहां से ली गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन टेकन या हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, जो यहाँ पर कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कहाँ से लिया गया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सीखा है? तो ये एड हुआ है, ये डिराइव हुआ है, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी हमने देखा वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिला है दोबारा से। तो इंडिया में भी अडॉप्ट जो हुआ था, ये मॉडिफाइड वर्जन है, बिकॉज हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमने इसको क्या लिया है, इंपोर्ट किया है, राइट? तो ये इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया है। सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ डॉक्ट्रिन डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर ये वर्ड पूरा मेंशन नहीं है, ऑल्दो वी हैव सर्टेन आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल नंबर 50, लाइक आर्टिकल नंबर 121, लाइक आर्टिकल नंबर 112। तो ये हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन देते हैं एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, जुडिशरी को लेजिस्लेचर से, इन आपस में जो भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनको सेपरेट डेफिनेटली करते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये वर्ड मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये बात, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मेंशनड नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है? डेराइव कर सकते हो वो चीजें डिफरेंट आर्टिकल से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, एंड जुडिशियल रिकॉग्निशन टू द सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? यस, सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अगला आर्टिकल जो हमारे से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज रिलेटेड टू द पीएसी, एंड यहाँ पर ये देखा गया है संकल्प स्कीम में जितना पैसा अलॉट हुआ था, अप्रोप्रिएशन जो हुई थी अप्रोप्रिएशन जो हुई थी अमाउंट की, वो यहाँ पर 44% ही यूज किया गया है। लेकिन ये क्यों हुआ है, क्या इसका एस्पेक्ट है, ये हमें देखना है इस आर्टिकल में। आइए, तो यहाँ पर जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है, that criticized the government over poor implementation of the संकल्प scheme after examining a CAG audit report। तो यहाँ पर ये संकल्प स्कीम हम आगे देखेंगे ये क्या है। दिस इज रिलेटेड टू द स्किल एनहांसमेंट, है ना? इसमें असिस्टेंस लिए हमने, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा उठाया हुआ है इसमें, बट स्टिल यहाँ पर ये देखा गया है कि सिर्फ 44 फंड्स का ही डिसबर्समेंट हुआ है, एंड इसकी वजह से देखने को मिला है कि वीक मॉनिटरिंग रही और इंस्टीट्यूशनल गैप है यहाँ पर, और इंडिया की जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर उसकी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं थी, एंड पुअर यूटिलाइजेशन
इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वर्ल्ड बैंक के लोन फंड्स का, क्योंकि यहाँ पर जो फंडिंग आई थी वो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी बिटवीन द वर्ल्ड बैंक, बिटवीन द स्टेट्स एंड द इंडस्ट्रीज। तो ये पैसा ऐसे यूज करना था, अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, बट स्टिल यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला है। देन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या क्या आई है कि इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। ये सारे ना मेंस के पॉइंट्स होते हैं जो भी हम यहाँ पर स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसको डायरेक्टली, कि इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट है, तो पॉलिसी अनाउंस तो हो जाती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। साथ में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी प्रॉब्लम है कि मिनिस्ट्री इज अनेबल टू यूटिलाइज द फंड्स, कि आपने पैसा ले लिया है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, कोई स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग नहीं हुई कि पैसा टाइमली यूज हो रहा है। आप देखोगे भी टाइमलाइन जो है ना 2017 से 2023 का टाइमलाइन देख रहे हैं 2024 तक का, ठीक है। पहले जो टाइमलाइन थी संकल्प स्कीम की वो 2023 तक थी, लेकिन उसको फिर एक साल एक्सटेंड कर दिया था 2024 तक, बट स्टिल 44% ही पैसा यूज हुआ है। दिस मीन्स कि यहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छी खासी आपने नहीं करी है। देन सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड स्टेट पार्टिसिपेशन, लेकिन वो कोलैबोरेशन फेडरलिज्म यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है हमारे पास, एंड डेफिनेटली आउटकम वर्सेस आउटपुट गैप, स्पेंडिंग इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल स्किल क्रिएशन, कि जितना 44% अगर आपका स्पेंड भी हुआ है उससे भी हमें जो आउटकम है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें एफिशिएंट स्टेप्स लेने जरूरी है, ये बताया है पैक ने, ठीक है। अब यहाँ पर संकल्प स्कीम के बारे में देखिए, एक सेकेंड। हाँ जी, संकल्प स्कीम का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन। तो यहाँ पर ये लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए ऐसी स्किल्स यहाँ पर देनी है, ऐसी नॉलेज देनी है जो भी एनरोल करेंगे इस स्कीम में, ताकि उनकी लाइवलीहुड बेटर हो सके। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 2018 में ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको 2017 के नवंबर में ही इसको क्या कर दिया था, फाइनलाइज कर दिया था। दैट इज वाई वहां पर 2017 से लेके 2024 तक का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियली ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2018 में। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं को कौन सा ईयर में, अगर आएगा तो ये 2018 ही आपने बोलना है। अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से 2017 में ही हमें मिल गया था, ठीक है। आइए, देन फंडिंग पैटर्न जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कितना लिया है, 3300 करोड़ लिया है। स्टेट कंट्रीब्यूशन भी इसमें है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन भी है। इतना सारा पैसा यहाँ पर अलॉट हुआ था, लेकिन इसका सिर्फ 44% ही यूज हुआ है, एंड उसमें भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट यूज हुआ है या आउटकम्स वहां से आए हैं या नहीं आए हैं। देन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था कि शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर देनी थी, देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने थे, इंडस्ट्री लिंकेजेस रखनी थी। इंडस्ट्री जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि जो भी आप स्किल दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, वो स्किल इंडस्ट्री की डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए ताकि इंप्लॉयबिलिटी बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री लिंकेजेस है वो नहीं देखने को मिली हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली था इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, है ना, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। देखो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा प्रॉमिस किया था ना, वो भी इसी बेसिस पर किया था कि आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना है, वो पैसा आपको तभी डिस्बर्समेंट होगी उस पैसे की, व्हेन यू विल हैव द क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ द स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करोगे आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स का, साथ में जो आप यहाँ पर एश्योर करोगे कि जो इंक्लूसिविटी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो यही इसी बेसिस पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, लेकिन ऐसा हमें इन रियल में देखने को नहीं मिला है। तो पैक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ 3 फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं जिसमें से पैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस करें। पब्लिक अकाउंट कमेटी, अदर्स आर एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये हम याद करते हैं, दिस इज बेसिकली द पॉलिटी सेशन, पॉलिटी जो आप क्लास में करते हो वहीं पर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में। कंपोजिशन इसका कैसे होता है? 22 मेंबर्स हैं, 15 और 7, 15 मेंबर्स लोकसभा से, 7 मेंबर्स राज्यसभा से। चेयरपर्सन डेफिनेट ट्रेडिशनली क्या होता है, अपोजिशन से ही होता है। ये कन्वेंशनल वैसे कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो फंक्शन इसके क्या होते हैं, ये कैग जो रिपोर्ट देता है, जो अभी इन्होंने जिसके हिसाब से संकल्प स्कीम देखी है, तो उसकी रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। वेदर मनी वाज स्पेंट एज पार्लियामेंट इंटेंडेड, जो अप्रोप्रिएशन हुआ है वो इसी पर्पस के लिए हुआ है, वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ है। पैक इंश्योर्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अकाउंटेबिलिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करता है। ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट हमने साथ में इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। अदरवाइज द मेन इशू वाज कि जो संकल्प स्कीम है वहां पर फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हुआ है, राइट। इसके आगे देखिए, यहाँ पर न्यू आईआईटी मद्रास टेक्निक टू एक्यूरेटली मेजर ब्लड क्लोटिंग टाइम विल हेल्प इम्प्लांट मेकर्स। सिंपल देखो, अब इसमें मुद्दा क्या आ रहा है, इस आर्टिकल में डिस्कस क्या किया गया है कि जो आईआईटी मद्रास है, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, उसको पेटेंट उन्होंने करा लिया है,
जिसकी वजह से आगे जाके हमें हेल्प होने वाली है इन दी इम्प्लांट्स। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर क्या है, जैसे इम्प्लांट्स हम देखते हैं, जैसे स्टेंट्स होते हैं, है ना। अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जब भी किसी बॉडी में इम्प्लांट होता है तो ब्लड की टेंडेंसी होती है कि जब भी वो फॉरेन ऑब्जेक्ट के उसमें लिंकेज में आता है या फॉरेन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड वहां पर कोएगुलेशन शुरू कर देता है, ब्लड वहां पर क्लोटिंग शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपने वैसे भी इन जनरल लाइफ में देखा होगा कि थोड़ा बहुत कहीं पर कट लग जाता है तो फिर वहां से ब्लड आता है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा एक हार्ड लेयर बन जाती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉडी के अंदर भी अगर ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो उसके अराउंड क्या है, जो ब्लड है वो क्लोटिंग करना शुरू कर देता है। राइट, इसी के बेसिस पर ये सारी टेक्नोलॉजी है, इसी के बेसिस पर ये देखना है, ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी है, ये देखते हैं कि किस हद तक कितनी जल्दी कोई जो ब्लड है वो किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना जल्दी क्या करेगा, कोएगुलेशन करेगा, क्लोटिंग करेगा। आइए देखते हैं डिटेल में। आईआईटी मद्रास ने पेटेंट फाइल कर दिया इसके लिए। रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास डेवलप्ड एंड पेटेंटेड a technique that detects blood clot formation on implant surfaces using changes in reflected light। सिंपल बात यहाँ पर क्या आई है ये देखिए। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी आपने फॉरेन ऑब्जेक्ट लगाया है, ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके ऊपर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो, राइट। जैसे ही ब्लड इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो वहां पर क्या करना शुरू कर देगा, थिक होना शुरू हो जाएगा, वो टर्बिड होना शुरू हो जाएगा। एक ये वर्ड है टर्बिड, टर्बिडिटी हम पढ़ते हैं साइंस में, टर्बिड होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोट बनाना शुरू कर देगा, टर्बिड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जब हम यहाँ पर सिग्नल्स भेजेंगे उसके रिफ्लेक्शन किस बेसिस पर कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कि अगर मान लो हमने सिंपल यहाँ पर कोई भी एक इम्प्लांट रखा है और इसके ऊपर अगर हम लाइट भेज रहे हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होके आ रही है, एक तो ये टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर जब वो इम्प्लांट हो जाएगा तब उसमें जब हम सिग्नल्स भेज रहे हैं और वो किस स्पीड से वापस जा रहा है, इसमें और इसमें क्या चेंज आया है, टाइम का, टाइम में क्या चेंज आया है, इसके बेसिस पर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस सरफेस पे कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग कितनी फास्ट होगी, और उसी से हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करेंगे, दैट इज द थिकनिंग ऑफ द ब्लड, जो लीड कर सकता है हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, कि हम यहाँ पर क्या भेजेंगे, लाइट भेजेंगे, लाइट सिग्नल्स भेजेंगे, एंड फिर वो किस स्पीड से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं टर्बिडिटी की वजह से वोल्टेज में क्या बदलाव आ रहा है, उसके बेसिस पर टाइम निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए ब्लड कितना जल्दी थिक हो रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इतना डिटेल आपसे वैसे पूछेंगे भी नहीं, बस आपसे कई बार ऐसे जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जा सकती हैं। आइए देखते हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ द हीमो कंपैटिबिलिटी, हीमो जहां पर आ जाएगा वो ब्लड से रिलेटेड होगा, वो आयरन से रिलेटेड होगा। जैसे हम हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं तो हीमो में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हीमो कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। ये होता क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू इंटरैक्ट विद द ब्लड विदाउट कॉजिंग हार्मफुल रिएक्शंस, कि कोई भी फॉरेन सरफेस है वो ब्लड के साथ क्या है, कंपैटिबल है, वो सीवियर रिएक्शंस नहीं देता है, मतलब ह्यूज कोएगुलेशन या ह्यूज क्लोटिंग, हैवी क्लोटिंग को लीड नहीं करता है। क्लोटिंग देखो थोड़ी बहुत तो होएगी ही होएगी, लेकिन हैवी क्लोटिंग अगर हो जाती है तो ब्लड वेसल्स पर इंपैक्ट आता है एंड उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द मेन इशू हियर। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोई भी आज तक कोई भी जो आपका मटेरियल है वो जितना ज्यादा हीमो कंपैटिबल होगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो सूटेबल रहेगा। राइट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए होगा, ये स्टेंट्स जैसे डलते हैं, हार्ट वॉल्स हैं, कैथेटर्स हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं, एंड इफ हीमो कंपैटिबिलिटी इज पुअर, थ्रोम्बोसिस दैट इज क्लॉट फॉर्मेशन रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई फॉरेन अगर आपका मान लो कोई ऑर्गन है उसके अराउंड भी क्या है, जो ब्लड क्लोटिंग है वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन अगर सीवियर हो रही है तो वो थ्रोम्बोसिस को लीड कर सकता है, ह्यूज क्लोटिंग हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे ही जब भी कोई सर्जरी होती है तो वहां पर एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन दी जाती है जिससे ब्लड को थोड़ा सा पतला किया जा सके, थिक ना हो वो ब्लड, ताकि वो उस ऑर्गन को सस्टेन करने दे हमारी खुद की बॉडी। ये पोस्ट सर्जरी मेडिकेशंस में भी यूज होता है एंड अदर इम्प्लांट्स में तो है ही है। ठीक है, चाहे ऑर्गन इम्प्लांट हो चाहे कोई आपका कोई मटेरियल इम्प्लांट हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसमें, इम्प्लांट सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, जो भी हम इम्प्लांट डाल रहे हैं, कोई भी मेटल डाल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव होगा, ब्लड इसके कांटेक्ट में आएगा
क्लोटिंग बिगिन होगी एंड सरफेस बिकम्स टर्बेट। वो वहां पर क्या हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा वो सरफेस। रिफ्लेक्टिविटी जो है, पहले जिस स्पीड से वो रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट सिग्नल्स, अब उसमें चेंज आ जाएगा एंड फोटो डिटेक्टर्स जो हमारे पास होंगे वो इसको वोल्टेज चेंज से डिटेक्ट कर लेंगे, कितना वोल्टेज में बदलाव आया है। टाइम ऑफ वोल्टेज चेंज इज इक्वल टू क्लोटिंग टाइम, राइट। दिस अलाउज मिलीसेकंड प्रिसीजन मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, हमारे लिए जरूरी यही है कि जो हीमोकंपैटिबिलिटी है वो क्या होती है, एंड हीमोकंपैटिबिलिटी कितनी जरूरी है, थ्रोम्बोसिस क्या है, एंड टर्बिडिटी ऑफ ब्लड क्या है, कोएगुलेशन क्या है, क्लोटिंग क्या है, ये हमारे लिए जरूरी है। और जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो क्लोटिंग है ब्लड की, उसमें कौन सा जो कंपोनेंट है ब्लड सेल्स का वो लीड करता है उसको, ठीक है। आरबीसीज हैं आपके पास ऑप्शन में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, नन ऑफ द अबव, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रो डिटेक्टर, तो यहाँ पर ये डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वही तभी तो वोल्टेज, लाइट भेजेंगे और फिर इसमें चेंज आएगा, तभी तो वोल्टेज हम यहाँ पर नाप रहे हैं। देन सोलर सेल्स में भी यूज होता है, ऑप्टिकल सेंसर्स एंड मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस में। तो वाइडर एप्लीकेशन बियॉन्ड मेडिसिन, तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि अभी तो हम चलो इसको सिर्फ वाटर में यूज, सॉरी इसमें ब्लड में यूज कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम इसको वाटर प्योरिटी टेस्टिंग में भी यूज कर पाएंगे, ताकि उसमें हम ये पता कर सके कितने कंटामिनेंट्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं, तो ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जो हेल्थ में भी हेल्प कर रही है और एनवायरमेंट में भी हेल्प कर रही है, राइट। So that's all for today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.